हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। समीकरण संतुलन करना, वो भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का एक बड़ा ही सिरदर्द होता है। सरल और छोटे समीकरणों को तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड, जांच एवं भूल विधि से संतुलित कर लेते हैं, परंतु लंबी लंबी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड समीकरणों को संतुलित करना सिरदर्द होता है। लेकिन उसे हम संतुलित करने के लिए एक बेहतरीन तरीका अपनाएंगे। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से लंबी लंबी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को हम लोग संतुलित करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट करके संतुलित कर देते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बने होते हैं उनको अलग अलग संतुलित करेंगे और फिर लास्ट में सभी को जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो ये है आंशिक संतुलन विधि। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को अलग अलग टुकड़ों में संतुलित करो और लास्ट में उसको जोड़ देते हैं। तो जिसे मैं अपने तरफ से एक स्पेशल नाम दे दिया हूँ, जिसको कहते हैं A2P मेथड। A2P मेथड में आप सभी का स्वागत है। क्या है भाई A2P मेथड? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क टू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना होता है, जो उत्पाद बना होता है, उसी से हम पूछेंगे कि भाई साहब बताइए आप कैसे बने, और उसको संतुलित कर लेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान होने वाला है यह विधि। देखते रहिए और अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से पूरे समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसको हमको संतुलित करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चाहें तो कर सकते हैं। अभी एक सरल सा एग्जाम्पल लिए हैं प्रोसेस को थोड़ा अच्छा से समझने के लिए। तो देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, A2P मेथड। प्रोडक्ट जो बने हैं उन्हीं को हम पूछते हैं कि कैसे बने हैं। HiO3 से बात करते हैं तो बताइए सर आप कैसे बने। तो हमको इधर पहले लिख लेंगे, इससे हम पूछ रहे हैं ना HiO3, पहले इसको लिख लिए और इसको पूछते हैं कि कैसे बने। ठीक है, तो चूंकि ये सीधा साधा प्रोडक्ट है, बता देता है फट से कि मैं तो आयोडीन और नाइट्रिक एसिड से बना। तो हम लिख देते हैं आयोडीन और नाइट्रिक एसिड को हम ऐसा लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसा ही रहेगा, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे फिर वो किससे बना है, इसको बनने में कौन कौन से अभिकारक का होना जरूरी है उसको हमको देखना है। तो देखिए HiO3 बना होगा तो H आयोडीन 2 है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हम इसको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का ही सहारा लेंगे। 2 आयोडीन है और 2 HI बनना है, जिसको भी 2 करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो देखो 2 HiO3 बन गया। तो ये हाइड्रोजन यूज हो गया, आयोडीन यूज हो गया और ये ऑक्सीजन यूज हो गया। बच गया क्या, नाइट्रोजन। इसको लिख दिए हो ऐसा। एक बार देख लो इसको, अलग अलग संतुलन करने के समय उसको हम लोग चेक कर लेंगे। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को देखा वो कैसे बने हैं, उसको संतुलित कर लिया। अब हम देखते हैं NO2 से पूछते हैं कैसे बने हैं करके। तो NO2 भी सीधा साधा विचार फट से बता देता है कि मैं नाइट्रिक एसिड से निकला हूं। तो नाइट्रिक एसिड इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब NO2 यहाँ से निकला होगा तो यहाँ क्या बचा है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन जनरली जब भी दिखेगा आपको बचता हो तो उसको डबल कर देना है ताकि पानी बन जाए हमारा। H2 के रूप में ही रहता है, या तो H2 के रूप में रहेगा या पानी के रूप में रहेगा। इसको डबल कर दिए तो ये भी डबल करना है हमको, प्लस H2O। अब इतने ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, बाकी तो लगभग हो गए। 2 दूने 4, 1 5 है, 3 दूने 6 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में इस तरह से रहेगा। अब हमको ये देखना रहता है कि जो प्रोडक्ट हम इसमें देख रहे हैं उसके अलावा कुछ अलग प्रोडक्ट हमारे फाइनल में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आपस में फिर से रिएक्ट करेंगे या करवाएंगे और हमको क्या बनाना है, यही बनाना है, NO2 ही बनाना है। तो ये दोनों की क्रिया से NO2 बनाना है। तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 NO2 बनेगा। तो 2 NO2 के लिए हमको 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे रिएक्शन को
4 से गुणा कर देते हैं। ये इसी एडजस्टमेंट को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो 4 से हम गुणा कर लेंगे तो ये पूरा रिएक्शन कैसे हो जाएगा, 4 दूने 8 HNO3 और 4 दूने 8 NO2 प्लस 4H2 प्लस 4 ऑक्सीजन। अब ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन आपस में फिर से क्रिया करेंगे, ये देखिए तो क्या मिलेगा हमको, इसी का प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो 2 नाइट्रोजन तो 2NO2। एक्चुअल में ये हम जब लैब में परख नली में अभिकारकों को जब डालते हैं तो वो अपने आप हो जाता है, ये नाइट्रोजन गैस बनेगा, फिर उसके दोनों को मिलाने से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, दोनों आपस में क्रिया करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। चूंकि हम यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तो हमको इनको दिखाना है कि जो प्रोडक्ट इधर निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद किसी प्रकार का द्रव्यमान में ना तो कमी आना चाहिए ना ही कोई एक्सेस होना चाहिए। तो कोई भी अणु अलग टूट करके हवा में उड़ते हुए नहीं जाना चाहिए या कहीं टूट के गिरेगा तो नहीं, वो आपस में फिर रिएक्शन कर लेते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा नंबर 2, और ये हो गया हमारा नंबर 3। तीनों को हम जोड़ देते हैं। ये 3 अलग अलग, देखिए H2 अपने आप बन गया है, इसके लिए इसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो और भी सीधा साधा विचार है, वो बोलता है मैं तो ऐसे ही बन जाता हूँ। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 1 धन 2 धन 3, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहे, इसको देखिए I2 प्लस, जब तीनों को हम जोड़ रहे हैं 1 2 और 3 को, तो देख लेना है तीनों में नाइट्रिक एसिड दिख रहा है, तो तीनों नाइट्रिक एसिड जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा है, 1 और ये 2 है और ये हमारा 3 है, तीसरा में ये दोनों नाइट्रिक एसिड जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10 HNO3, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए जब जोड़ते समय देखेंगे तो ये N2 इस N2 से कट जाएगा, ये 4 ऑक्सीजन एटम इसके साथ कट जाएंगे, ये वाले से, ये बाकी जो बचा उसको लिखना है। इसमें बता है 2HiO3, ठीक, और NO2 यहाँ से मिला और यहाँ मिला, 8 और 2 10, और पानी कितना बना है देखिए जरा, 1 2 और 3 में यहाँ पर हमको दिख रहा है 4H2। देखिए जो प्रोडक्ट है वही होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट हम अपने तरफ से उसमें लिख नहीं सकते हैं। तो इसको बैलेंस हुआ कि नहीं चेक करो, 2 आयोडीन 10 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 दूने 8 2 10 हो गया, नाइट्रोजन 10 है, यहाँ पर 10 है, ऑक्सीजन देखिए 10 या 30, यहाँ है 3 दूने 6 और 10 दूने 20, 20 6 26 और 4 30। ये हो गया आंशिक संतुलन विधि के द्वारा हम अलग अलग हम उसको संतुलित किए और लास्ट में जोड़ दिए, तो पूरा इक्वेशन जो है हमारा संतुलित हो गया। देखते हैं अगला उदाहरण, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको बता रहे हैं। देखिए कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड तनु है और ठंडा है, तो ये नाइट्रोजन का अलग ऑक्साइड देता है। यदि तनु और गर्म करते हैं उसको, तो यहाँ पर क्या, अगर सांद्र नाइट्रिक एसिड लेके गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, अलग अलग नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रिक एसिड की कौन सा प्रकार और किस कंडीशन में ले रहे हैं, तनु और ठंडा है तो ये प्रोडक्ट तो कॉमन है, नाइट्रेट बनेगा ही, पानी बनता है, ये नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्साइड बनता है। ये आपको दिखाना था, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसलिए हम इसमें चारों को लिखे हैं। अब हम A2P मेथड से संतुलित करेंगे किसी एक को, बाकी सब के सब वैसे ही आप उसको संतुलन करना सीख जाएंगे, एक को देखेंगे, बस चारों रिएक्शन मुझे दिखाना था। तो चलिए हम इसमें से एक का संतुलन कर लेते हैं, पहले वाले का, ठीक है। चलिए
चलिए देखते हैं। अब देखिए कॉपर नाइट्रेट को पहले पूछते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट थोड़ा सा इतना आसानी से नहीं मानता है, थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर बताइए ना आप कैसे बने, है कि नहीं, तब जा करके बताता है कि कॉपर और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से मैं बना। ठीक है, तो इन दोनों को लिखेंगे हम लोग। अब देखिए ये कैसे बना है, इसको जरा सा ध्यान देना है। तो इसमें नाइट्रेट 2 है, इसको हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लिख, कॉपर नाइट्रेट बना तो यहाँ क्या बच गया, H2, इसको लिख दीजिए यहाँ पर H2। ठीक, अब N2O कैसे बना होगा, पूछने का मतलब है हमें अपना दिमाग लगाना है प्रोडक्ट को देख करके कि भाई वो किससे क्रिया करके या कहाँ से अपघटित होकर के या टूट करके बना होगा, अपना दिमाग को थोड़ा सा लगाना है उस देख करके। ठीक है, ये N2O कहाँ से आया होगा, नाइट्रिक एसिड से आया होगा, HNO3। अब 2 नाइट्रोजन चाहिए तो इसको 2 करो, तो N2O हो गया। अब क्या के बच रहा है जरा देखिए, H2 जब भी दिखाई देगा H2 बना के निकाल देना है आपको, H2O। अब इसको संतुलन कीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, तो राइट साइड में कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना, 4 ऑक्सीजन अलग से। ठीक, अब पानी तो अपने आप यहाँ से बन चुका है, ऑलरेडी बन रहा है। अब इन दोनों को फिर से रिएक्शन कराना है, इसको फिर से ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि पानी बन जाए। तो 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 4 पानी के अणु बनने चाहिए। तो 4 पानी के अणु बनने के लिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक पानी में H2 होता है, तो 4 पानी में 2 4 8, तो इसको हमको 8 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। तो हमारे पास 2 है, 2 है, या अणु ग्रुप में बोलेंगे तो 4 H2 चाहिए, तो इसमें 4 को गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इसको गुणा करके फिर से लिखते हैं नीचे में, तो हो जाएगा 4Cu प्लस 4 दूने 8 HNO3, और देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 कॉपर का नाइट्रेट और 4H2। ठीक, अब ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का रिएक्शन करा देते हैं पहले। 4H2 प्लस 4 ऑक्सीजन हमको मिल जाता है 4H2O। अब ये 3 समीकरण को जोड़ना है तो पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं। देखिए इन तीनों को जोड़ना है, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो रहते हैं इसको हमको डिलीट कर देना है। ये एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो अपने आप वहाँ बन जाता है, ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के पानी बना लेते हैं। लेकिन चूंकि हम ब्लैक बोर्ड में या कागज में या कॉपी में लिखते हैं तो हमको उसको कैसे भी करके डिलीट करना है। तो इधर जो जितनी संख्या में जो परमाणु है इसके साथ ऐसे कट जाता है, इसके साथ ऐसा कट जाता है। ठीक, अब हमको इसको जोड़ के लिखना है 4Cu प्लस 8 2 10 HNO3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये हो गया, राइट हैंड साइड को देखिए, ये वाला पहले लिख देते हैं। जैसा क्रम में रहता है लिखने से ज़्यादा अच्छा चेक होता है, कोई आगे पीछे से कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो सही लगता है। फिर उसके बाद N2 प्लस H2, देखो 4 और 1 5, देखो 3 दूने 6 6 4 24 25 और 5 30, संतुलन हो गया। देखते हैं अगला उदाहरण। ये देखिए कितना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। अरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th में जब हम टाइट्रेशन करते हैं मापन, तो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट की क्रिया कराते हैं, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन है। फेरस अमोनियम सल्फेट जब हम फेरस सल्फेट हम यहाँ पर रखे हैं, है ना, रिएक्शन भी है अम्लीय माध्यम में। तो अभी हम संतुलन करना सीखते हैं। देखिए इतना बड़ा रिएक्शन है, हम इनको पूछेंगे प्रोडक्ट को
विथ रिस्पेक्ट पोलाइटली पूछते हैं कि सर बताइए ना कैसे बने, तो बताते हैं बेचारे। चलिए यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट कैसा बना होगा ज़रा सोचिए। तो इसको बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए भाई, पोटेशियम चाहिए और सल्फेट, मतलब इन दोनों की क्रिया से, बस इसको दिमाग लगाना है, इसी से ये भी बनता है KMnO4 प्लस H2SO4। तो K2 बनना है, K2 तो इसको 2 कर देंगे, संतुलन हमको करना है। तो K2SO4 बना। अब देखिए क्या बनेगा, अब हम देखेंगे यहाँ मैग्नीज बचा हुआ है, सल्फर बचा हुआ है। मैग्नीज को ऐसे ही लिख देते हैं। अभी हमको समझ में नहीं, हम नहीं जान रहे हैं भाई यहाँ क्या प्रोडक्ट बनना है, तो जो बच रहा है उसको वैसे ही लिखो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, H2 है, तो बताया गया है कि H2 जब भी मिलेगा मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 बना देना है। अब उसके बाद ये सल्फेट उसमें चला गया, इधर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यूज हुआ है, तो 7 ऑक्सीजन इस तरह से हमको नवजात ऑक्सीजन रूप में मिलते हैं फिलहाल अभी। अब उसके बाद सेकंड इसको देखते हैं। तो मैग्नीज सल्फेट जो है वो कहाँ से बना होगा, जो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट है, उस पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज है। और इसमें देखिए फर्स्ट रिएक्शन में एक मैग्नीज अलग से हमको दिख रहा है, तो चूंकि प्रोडक्ट में हमको मैग्नीज दिखाना नहीं है, तो इसीलिए यही जो मैग्नीज है इसको हम लोग यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट बनाने में हम लोग उसको लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मैग्नीज। और चूंकि 2 बच रहा है तो पूरा यूज करना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, तो यहाँ पर 2 और प्लस यहाँ पर सल्फेट कहाँ से आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो H2SO4। और चूंकि यहाँ पर इसको 2 चाहिए तो ये भी 2 बनेगा, ये 2 है तो 2 बनेगा, तो इसको 2 के लिए हमको इसको भी 2 करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैग्नीज ये चला गया और सल्फेट यूज हो गया, बच गया क्या, हाइड्रोजन 2H2 बच गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैग्नीज 2, सल्फेट 2, है ना। अब देखिए आयरन के सल्फेट को हम पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे बने हैं, तो बताते हैं कि मैं तो फेरस, इसी फेरस सल्फेट से ही बना हूँ, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हुआ हूँ, ठीक है। FeSO4 यहीं से बना है, क्योंकि अलग से और जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आयरन कितना है, 2 है, तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए सपोर्ट के लिए हमको क्या चाहिए, सल्फेट, एक और सल्फेट चाहिए, तो यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, ठीक। 2 सल्फेट यहाँ है और 1 सल्फेट यहाँ है, तो क्या बन गया, Fe2SO4 होल ट्वाइस, 3 सल्फेट मिल गया, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, H2 बच गया। अब देखिए इधर बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हमको कंबाइन करके पानी बनाना है। 7 ऑक्सीजन बच रहा है, तो 7 ऑक्सीजन बचने का मतलब है 7 पानी बनना चाहिए, तभी वो यूज होगा। तो 7 पानी के लिए हमको 7 H2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 H2 है, यहाँ पर 5 H2 होने से 5 2 7 हो जाएगा। तो इस समीकरण को हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 FeSO4 प्लस 5 H2SO4, और उसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन हो, 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस और 5 H2। अब ये 5 2 7 हाइड्रोजन क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 7H2 प्लस 7O, हमको मिल जाता है 7H2O, ठीक है। वो उधर से आए और 7वां ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के H2 बन गए, इसलिए हमको इसको डिलीट कर देना होता है। इसके लिए 5 और 2 7 दोनों से कैंसिल, और इधर 7 ऑक्सीजन इसके साथ कैंसिल। अब इसको जोड़ देना है, कौन कौन सा रिएक्शन हमारे पार्शियल रिएक्शन ये है, और इसमें हम इसको ले लेंगे दूसरा, और इस वाले में 5 का गुणा करने के बाद ये मिला है, तो हमारा ये वाला फाइनल काम का रिएक्शन ये हो गया, ये इसका यूज अब नहीं रहेगा। अब इन्हीं तीनों को जोड़ना है, और इसको लास्ट वाली, इसको 4, इसको हम जोड़ देते हैं तो संतुलित समीकरण हमको मिल जाता है। क्या लिखना है, इक्वेशन, इसको देखिए 2Km
NO4 प्लस। यहाँ से हम इसको लिखे, फिर H2SO4 लिखते समय देख लीजिए चारों में कितने H2SO4 सबको जोड़ना है। यहाँ पर एक है, दूसरे वाले में 2 है, 3, और यहाँ पर हमको मिल जाता है 5, तो 5 और 3 8। फिर उसके बाद ये मैग्नीज भी इसके साथ कट गया है, उधर से आया और इधर से इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये हो गया। अब उसके बाद इसको देखिए, फेरस सल्फेट ये कन्वर्ट हो गया, इसमें आ गया 10 10FeSO। अभिकारक इधर है वही इसमें होने चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट में समीकरण नंबर 1 में K2SO4, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में मैग्नीज के सल्फेट। उसके बाद समीकरण नंबर 3 में से 5Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट। उसके बाद पानी देखिए, यहाँ पर 7 है और कहीं है, और यहाँ पर है 7 और 1 8। इसको चेक करेंगे तो सब बैलेंस दिखाई देगा। फटाफट कर देते हैं। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, सल्फेट इधर 8 है तो इधर 10 और 8 18 है, यहाँ पर 2 और यहाँ देखिए 5 या 15 और 2 17 और 1 18। ठीक है, हो गया संतुलित। इस तरह से हमारा इतना बड़ा रिएक्शन जो लग रहा था बहुत बड़ा है, आंशिक संतुलन विधि से आसानी से हो गया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कराते हैं तो नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसी रूप में हमको फाइनल रिएक्शन को संतुलित करते हुए दिखाना है। देखिए पोटेशियम सल्फेट कैसा बना है देखते हैं। ठीक, तो ये पोटेशियम यहाँ से आया होगा, सल्फर से यहाँ से आया होगा, सल्फेट यहाँ से आएगा। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक, एक सल्फेट है तो एक पर्याप्त है, लेकिन पोटेशियम 2 है तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। अब बन गया देखिए क्रोमियम। इसको क्रोमियम को हम लोग 2 क्रोमियम की मेटल के रूप में ही अभी लिख देते हैं। ऑक्सीजन अब कितना बच गया देखिए, ये सल्फेट इसमें आ गया, क्रोमियम को हम मेटालिक फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं। अब बच गया क्या H2, एक H2 बना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर एक ये सल्फेट के सल्फेट 4 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन पानी में यूज हो गया तो बच गया क्या 6 ऑक्सीजन। ठीक, अब हमको अगला देखना है इसको, क्रोमियम सल्फेट कैसे बना है। ये देखिए ये इसी क्रोमियम से बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट में हमको क्रोमियम मेटल ग्रुप में नहीं चाहिए, तो क्रोमियम का यूज हो जाएगा यहाँ पर और सल्फ्यूरिक एसिड से हो जाएगा 2Cr प्लस H2SO4। तो यहाँ पर 3 सल्फेट चाहिए तो इसको हम कर देंगे 3। ठीक, तो Cr2 और सल्फेट तीनों यूज हो गया, बचा क्या 3H2। ठीक है, ये 3H2 यहाँ पे बच गए। अब देखिए हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तब यहाँ 6 ऑक्सीजन बचा है तो 6 पानी का अणु नहीं बना देना है पहले की तरह। यहाँ पर हमको एटॉमिक ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन के रूप में दिखाना है। अंतिम संतुलित रिएक्शन में भी ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन होना चाहिए, तो हमको जितना यहाँ हाइड्रोजन है उतना ही ऑक्सीजन यूज करके पानी बना देना है। 3H2 है तो 3 पानी बना देंगे, 3H2 प्लस 3 ऑक्सीजन और 3H2O। ठीक है, ये बच जाता है हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये 3H2 इसके साथ कट गया और 3 ऑक्सीजन कटा इसके साथ, ये वाला, तो इसको हम ऐसा काटेंगे। अभी ये 3 ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा। अब जोड़ देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने से क्या मिला देखिए, K2Cr2O7 कितना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4, 4H2SO4। H2SO4 लिखते समय देख लेना है, तीनों समीकरण में है तो सबको जोड़ के लिखना है। ये हो गया। अब उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं बचा,
K2SO4, फिर ये क्रोमियम भी इस क्रोमियम के साथ कट जाएगा ऐसा, ये इधर से आया, इधर से कंबाइन होकर के सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा, ये Cr2SO4 होल थ्राइस। अब H2O यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 4H2O, और ये 3 ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में या नवजात ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर होना आवश्यक है, होना चाहिए। देखिए जो प्रोडक्ट है वही 4 होना चाहिए, 3 4, 1 2 3 4, बस उसमें हमको मोल्स को हमको बैलेंस करना है। ये हो गया हमारा संतुलित। अब इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 4 सल्फेट इधर है तो यहाँ पर 3 और 4 सल्फेट हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, इस तरह से ये भी संतुलित। ये देखिए एक डिफरेंट टाइप से रिएक्शन लिए हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। मैं अलग अलग छांट करके आपके लिए लेके आया हूँ ताकि डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस हो जाए और पूरी तरह से जान जाओ। देखिए इसको संतुलित करते हैं, पहले देखते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट कहाँ से बना होगा, कैसे बना होगा। ठीक, तो मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड से ही बना है। तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट हमको मिल गया, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ 2 नाइट्रेट चाहिए तो हमको लिख देंगे इसको 2, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम का नाइट्रेट होगा। अब क्या बच गया, H2, ये बच गया। अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, ये एक खास बात है इसमें। अमोनियम का नाइट्रेट तो हमको मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड से, अमोनियम कहाँ से आएगा, अमोनियम NH4 के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये हमको देखिए HNO3, इसी HNO3 के हमको क्या करना है, 2 अणु लेना है। 2 नाइट्रोजन चाहिए तो 2 अणु ले लेंगे, लेकिन कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो बना हुआ हाइड्रोजन है उसी हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा H2। तो कितनी 6 ऑक्सीजन है, तो ये 2 नाइट्रोजन यूज हो गया, दोनों नाइट्रोजन यहाँ यूज हो गया, चारों हाइड्रोजन यूज हो गया। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, 3, यहाँ पर कितना बचा है, 3 दूने 6, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इस तरह से हमको मिलता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या करना है, ये बन गया, ये बन गया, पानी को ही देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये यूज हो चुका है, 3 ऑक्सीजन ही अभी फिलहाल हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों ऑक्सीजन के एटॉमिक फॉर्म में यहाँ नहीं रहेंगे, इसको पानी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 ऑक्सीजन पानी में कन्वर्ट होगा तो 3 H2 चाहिए। तो यहाँ पर हमको इस समीकरण को मैथमेटिकली हमको अभी एडजस्ट करना है। तो 1 हाइड्रोजन के अणु यहाँ चाहिए और 3 यहाँ चाहिए, तो इस समीकरण को हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के 1 यहाँ जाएगा और 3 पानी में यूज होगा। तो इस समीकरण को हमको गुणा करके लिख देना है फिर से। तो लिखा जाएगा 4 मैग्नीशियम प्लस 4 गुने 8 HNO3 और 4 4H2, ठीक। अब इसमें से 1 यहाँ यूज हो चुका है
और 3 इसमें यूज हो जाएगा, 3H2 प्लस 3O, ये हमको मिल जाता है 3H2O। अब कौन कौन सा इक्वेशन हमारे काम का, इसमें से 4 पे गुणा होने के बाद ये फाइनल इक्वेशन ये बना, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, और इसको समीकरण नंबर 3। अब तीनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम पहला है, जिसको हम शुरू में लिख देते हैं 4 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड कितना है 8 और 2 10। ठीक है, अब ये यूज हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ये H2, एक H2 और 3 और 1 4 H2 इसके साथ कर जाएंगे, और 3 ऑक्सीजन इसके साथ कर जाएंगे। तो इधर के सब हो गया, राइट हैंड साइड में लिख देंगे हम लोग 4 मैग्नीशियम का नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। ये देखिए ये दोनों लिखा गया, अब ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये बच गया 3H2O। चेक कर सकते हो, 4 मैग्नीशियम 10 हाइड्रोजन 4 और 3 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, इस तरह से संतुलित हो जाता है। ऑक्सीजन 10 या 30, 3 दूनी 6 24 24 और 3 27 और 3 30 बैलेंस। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस कराए हैं, बुक से और भी एग्जाम्पल लीजिए और पूरी तरह से सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।